हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो नया चैप्टर है आम्ल, क्षार व लवण। इसमें बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है, आम्ल के बारे में पढ़ना है, आम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल क्या होते हैं और इनके क्या गुण हैं? बच्चों, आप लोगों ने नींबू खाया होगा, इमली खाया होगा, तो बता सकते हैं कि नींबू का स्वाद कैसा होता है, इमली का स्वाद कैसा होता है, दही का स्वाद कैसा होता है। तो ये सभी वस्तुएं खट्टी होती हैं बच्चों। स्वाद में कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। तो खट्टी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें अम्ल होता है। जैसे नींबू है, उसमें सिट्रिक अम्ल है, इमली है, उसमें टार्टरिक अम्ल है। जैसे बच्चों दही है, उसमें लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है। जैसे बच्चों सिरका भी तुमने खाया होगा, तो सिरके में एसिटिक अम्ल है। तो जो इन वस्तुओं को जो हम लोगों ने खाया, इनका स्वाद कैसा लगा? खट्टा लगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अब इनका जो खट्टा स्वाद है वो अम्लों के कारण होता है। तो अब अम्ल का एक आ गया कि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब बच्चों, अम्ल की पहचान हम लोग एक लिटमस पत्र होता है उससे भी करते हैं। अब लिटमस पत्र जो होता है वो नीले रंग का होता है। तो अम्ल करता क्या है? जो नीला लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है। यानी नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। तो अब हम लोगों के जो मस्तिष्क में दो चीजें आ गई कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब बच्चों, ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब बच्चों, बात आती है, अभी तो हम लोगों ने खाने की वस्तुओं की बात की कि किन किन खाने की वस्तुओं में कौन कौन सा अम्ल होता है। अब हम लोग प्रयोगशाला की बात करते हैं। प्रयोगशाला में कौन कौन से अम्ल प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयोगशाला में जो अम्ल प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन सा होता है? HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। COOH का होल ट्वाइस 2H2O, इसे हम ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों, जो प्रयोगशाला में सामान्यतः अम्ल प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें पहला कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
तीसरा कौन है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। चौथा एसिटिक अम्ल CH3COOH, और ये है COH का होल ट्वाइस 2H2 ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये अम्ल प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। बात समझ गए? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या है, यानी अम्लों के रासायनिक गुण क्या है। तो बच्चों अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहला इसमें हम लोग लेते हैं बच्चों धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बच्चों जो अम्ल होता है ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जब इनसे क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, और उसके साथ एक यौगिक बनता है जो लवण बनता है। क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है। तो अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बना दिया? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे बच्चों HCl प्लस Zn, तो ZnCl2 प्लस H2। जैसे बच्चों H2SO4 है और ये Zn से क्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2। या जैसे बच्चों H2SO4 है और ये मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। अब यहां पर ये HCl क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु है। अब यहां पर जब जिंक की क्रिया हुई, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐसे तीर द्वारा दिखा देते हैं कि ये क्या है? गैस है। और ये जो बने जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी क्या है? लवण है। तो जब अम्ल एसिड किसके साथ क्रिया किया? मेटल धातु के साथ, तो क्या बनाया? सॉल्ट बनाया, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। बात समझ गए? तो अब तुम्हारे मस्तिष्क में जो रखना है कि मेटल अम्ल के साथ क्रिया करके, या दूसरे शब्दों में कहें अम्ल, चूंकि हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब नंबर 2 पे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया। नंबर 2 धातु कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से क्रिया। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जैसे अम्ल है और ये कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा है, तो बच्चों जब ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
इसी प्रकार बच्चों जब अम्ल बाई कार्बोनेट के साथ भी क्रिया करता है तो वहां पर भी लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे HCl है, यह सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो ये बनाया 2NaCl प्लस बनाया H2O प्लस बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर बच्चों ये अम्ल है, ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये लवण सोडियम क्लोराइड बनाया और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बच्चों इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं NaHCO3, तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या बनाया? H2O प्लस बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि HCl अम्ल है, NaH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये क्रिया करके क्या बना दिया? NaCl लवण बना दिया, जल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बना दिया? लवण बना दिया और जल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। बच्चों बात समझ आ गई? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ये अम्ल और क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं, यानी नंबर 3 अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया। नंबर 3 क्षारों के साथ क्रिया। अब यहां पर बच्चों जैसे कोई अम्ल है और अगर ये क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण तथा जल बनाएगा। जैसे बच्चों HCl प्लस NaOH, अब ये क्या बनाया? NaCl प्लस H2। जैसे बच्चों H2SO4 प्लस NaOH, अब ये क्या बना देगा? Na2SO4 प्लस H2। अब बच्चों यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है कि अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या बना? लवण, सोडियम क्लोराइड और पानी। यहां अम्ल H2SO4 क्षार NaOH क्रिया किया तो क्या बना दिया? सोडियम सल्फेट और पानी। तो सोडियम सल्फेट क्या है? ये एक लवण है। अब बच्चों इस क्रिया में अगर तुम ध्यान से देखो तो अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्षार अम्ल से क्रिया करता है, यानी ये एक दूसरे के प्रकृति को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं और एक लवण और जल बन जाता है। लवण और जल दोनों उदासीन यौगिक होते हैं, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। तो अब उदासीनीकरण क्रिया क्या हो गई कि जब बच्चों अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। तो जब जैसे कभी आ जाए कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आ जाए कि उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। और इस तरह से ये उदासीन यौगिक बनते हैं। तो उदासीन यौगिक बनने के कारण क्या हो जाता है? ये उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नंबर 4 धातु ऑक्साइडों से क्रिया। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। नंबर 4 धातु ऑक्साइडों से क्रिया।
तो जो बच्चों जो अम्ल होता है, जब ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइडों को छोड़ दिया जाए तो चूंकि वो एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो इन ऑक्साइडों को छोड़ दिया जाए तो शेष जो धातु होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब के धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यानी धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी वाले क्षारक और अम्लीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन शेष धातुओं के ऑक्साइड केवल और केवल क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। जैसे बच्चों HCl है, अब ये सोडियम ऑक्साइड से क्रिया किया, तो जब सोडियम ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड और H2। जैसे H2SO4 है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया किया तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पानी। जैसे बच्चों H2SO4 है और ये कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया किया तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। अब यहाँ पर ये क्या है? अम्ल है बच्चों, और ये क्या है? धातु के ऑक्साइड है। तो ये धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। और ये बनने वाले जो उत्पाद हैं ये सब लवण हैं और जल। तो अब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाया? लवण तथा जल। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है बच्चों, वो कैसी होती है? वह क्षारकीय प्रकृति के होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये अम्ल के रासायनिक गुण हैं और अम्ल विविध जो रासायनिक पदार्थ हैं जैसे धातुओं से, क्षारकों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से संबंधित क्षारक का अध्ययन करेंगे। ये क्षारक क्या होते हैं बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा था। तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो उसके विपरीत जो क्षारक होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और नंबर 2, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब बच्चों ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं यानी बिटर इन टेस्ट, और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। जैसे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। जैसे बच्चों कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये सभी बच्चों क्या हैं? क्षारक हैं। अब इन क्षारकों में अगर ध्यान से देखो तो सभी क्षारकों में क्या समानता है? सब में OH समूह है, सब में OH समूह है, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। OH समूह जब चेंज होता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो ये विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो क्षारक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। अब हम लोग इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला बच्चों, धातुओं के साथ क्रिया। क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया, जैसे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक धातु के साथ जब क्रिया करता है तब बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। अब यहां पर ये सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। और ये सोडियम जिंकेट एक तरह से लवण है। क्या है बच्चों? लवण। तो क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तब सोडियम जिंकेट लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन सभी धातु इस प्रकार से क्रिया नहीं करते हैं। नंबर 2, अम्लों के साथ क्रिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्लों की क्षारक के साथ क्रिया। तो वहां अम्ल जब क्षारक के साथ क्रिया करते थे तो क्या बनाता था? लवण और जल। इसको हम लोग उदासीनीकरण की क्रिया कहते थे। ठीक उसी प्रकार से वैसे वर्षा, यानी कि अगर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्षार किसके साथ करेगा? अम्ल के साथ। तो क्षार जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, यानी साल्ट और वाटर बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे बच्चों NaOH अगर ये HCl के साथ क्रिया किया तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2। जैसे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया किया तो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2। अब यहाँ पर ये जो क्षारक हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब अम्ल HCl के साथ क्रिया किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बना दिया? NaCl लवण प्लस जल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट क्या है? लवण है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्यों कहलाती है? अम्ल ने क्षार को उदासीन किया या क्षार ने अम्ल को उदासीन किया। तो जब कभी भी उदासीनीकरण की क्रिया पूछी जाए कि उदासीनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं
तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण की क्रिया कहलाएगी। अब बच्चों नंबर तीसरे पे है अधातु के ऑक्साइडों से क्रिया। अधातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया। नंबर 3 अधातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया। अधातुओं के ऑक्साइड कौन है, जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये सभी ऑक्साइड किसके हैं, अधातुओं के ऑक्साइड है। और एक चीज और ध्यान देना है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। ध्यान देना है, धातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, परंतु अधातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो यहाँ पर जो क्षार है जैसे NaOH, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तब ये क्या बना देगा, Na2CO3 प्लस H2। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये CO2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बना देगा, CaCO3 प्लस H2। जैसे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2 है तो क्या बना देगा, CaSO3 प्लस H2। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो क्षार होते हैं ये अधातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये जो अधातु के ऑक्साइड हैं यहाँ किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो क्षारीय पदार्थ हैं वे अधात्विक ऑक्साइड यानी अम्लीय पदार्थों से क्रिया करके एक तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के समान है, क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर में क्या रहा, क्षार क्या होते हैं और क्षारों के रासायनिक गुण क्या हैं और क्षार के उदाहरण क्या है। ठीक है, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों साल्ट कैसे बनते हैं, इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। जैसे NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2। NaOH क्या है, ये क्षारक है, HCl क्या है, अम्ल है, NaCl क्या है, लवण है और ये जल बनता है। तो लवण का निर्माण कैसे हुआ, अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। अब ये जो लवण बनता है इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है धनावेशित भाग और दूसरा पार्ट क्या है, ऋणावेशित। तो ये जो धनावेशित भाग है ये क्षार से आता है और ये जो ऋणावेशित भाग होता है वो सदैव अम्ल से आता है। तो ये धनावेशित भाग कहाँ से आया, क्षार से, और ये ऋणावेशित भाग कहाँ से आया, अम्ल से। इसी प्रकार बच्चों जैसे ये है NaOH प्लस H2SO4
तो ये क्या बनाया, Na2SO4 प्लस H2O। तो ये क्या बन गया, लवण बन गया। तो ये क्षार और जब अम्ल की क्रिया होती है तो लवण बनता है। अब इस लवण में भी जो ये धनात्मक भाग है वो कहाँ से आया, ये क्षार से आता है, और ये जो ऋणात्मक भाग है वो कहाँ से आता है, ये अम्ल से आता है। तो इस मस्तिष्क में रखना है, दिमाग में, कि किसी भी अम्ल का जो धनात्मक आवेश होता है यानी धनात्मक भाग होता है वह क्षार से प्राप्त होता है, और जो ऋणात्मक भाग होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो अम्ल से प्राप्त होता है। अब बच्चों कुछ लवणों के उदाहरण हम लोग और देख लें। जैसे बच्चों NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम, कार्बोनेट, जैसे बच्चों सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो ये सभी क्या है, ये सभी लवण है। अब बच्चों जो लवण होता है, लवणों का भी परिवार होता है। तो लवण का परिवार हम कैसे डिफाइन करते हैं, समान धन या समान ऋण वाले को एक परिवार कहते हैं। ऐसे लवण जिसमें समान धन मूलक हो या समान ऋण मूलक हो तो वो परिवार उनका होता है। जैसे बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लवणों का परिवार, तो परिभाषा में हमने क्या बताया कि समान धन या समान ऋण मूलक वाले लवण एक परिवार के कहलाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम परिवार के लवण लिखें, सोडियम परिवार के लवण, तो इसमें क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, Na2SO4 आ जाएगा, जैसे CH3COONA आ जाएगा। अब इन सब में क्या है, सोडियम धन मूलक है, तो ये सभी सोडियम परिवार के लवण कहलाएंगे। जैसे बच्चों सल्फेट परिवार के लवण, तो सल्फेट परिवार के लवण क्या हो जाएंगे, जैसे Na2SO4, जैसे CaSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, जैसे K2SO4। अब देखो इसमें सभी में सल्फेट मूलक है, सब में क्या है बच्चों, सल्फेट ऋण मूलक है, तो ये सल्फेट परिवार के लवण कहलाएंगे। जैसे बच्चों क्लोराइड परिवार के लवण, क्लोराइड परिवार के लवण, अब क्लोराइड परिवार के लवण में जैसे NaCl, KCl, CaCl2, NH4Cl। अब देखिए इसमें सब में क्लोराइड ऋणात्मक मूलक है, इसलिए क्लोराइड परिवार के लवण कहलाएंगे। तो लवणों का परिवार कैसे निर्धारित होता है,
यानी कि समान धन या समान ऋण मूलक वाले जो लवण होंगे वह एक परिवार के लवण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए अभी आपने देखा कि सोडियम परिवार के लवण में सब में क्या होगा, सोडियम धनायन होगा। सल्फेट परिवार के लवण में सभी लवणों में सल्फेट ऋण मूलक होगा। और क्लोराइड परिवार के लवणों में सब में क्लोरीन होगा, यानी क्लोराइड ऋण मूलक होगा। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग लवणों के पीएच, किस प्रकार के लवण का पीएच कैसा होगा। लवणों का पीएच मान, पीएच की चूंकि चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन जान लीजिए ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, इनका जो प्रकृति होता है यह उदासीन होता है और इनके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन ऐसे बच्चों जो प्रबल अम्ल से बने होते हैं और दुर्बल क्षार से, जैसे NH4Cl, जैसे FeCl3। अब यहाँ पर जो अम्ल है वो कैसा है, प्रबल है, और क्षार का भाग कैसा है, दुर्बल है। तो इनकी जो प्रकृति होती है बच्चों वह अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। और पीएच का मान लेस देन 7 होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है। लेकिन ऐसे लवण बच्चों जो दुर्बल, अम्ल और प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे CH3COO Na, जैसे बच्चों NaCl सोडियम साइनाइड, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्योंकि इनमें क्षार का प्रबल है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। और इनके लिए पीएच का मान ग्रेटर देन 7 होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर लवण के पीएच के लिए हम लोगों ने 3 कैटेगरी लिया। ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने हैं, उदाहरण के लिए NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, इनकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है और इनके लिए पीएच का मान 7 होता है। लेकिन वे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड FeCl3, तो इनकी प्रकृति प्रबल अम्ल होने के कारण अम्लीय होती है और इनके लिए पीएच का मान 7 से कम होता है, लेस देन 7। लेकिन वे लवण बच्चों जो दुर्बल अम्ल था प्रबल क्षार से बने होते हैं, तो यहाँ पर क्षार कैसा है, प्रबल है, तो लवण की जो प्रकृति होगी वो क्षारी होगी। जैसे सोडियम एसीटेट है CH3CONA और NaCl, तो इसके लिए पीएच का मान ग्रेटर देन 7 होगा। तो इस तरह से लवण क्या होते हैं, लवण के परिवार कैसे निर्धारित किए जाते हैं और लवणों का पीएच कैसे निर्धारित होता है या लवणों की प्रकृति कैसे होती है। एक चीज और बता दें बच्चों, जो लवण होता है जब जलीय विलयन में जाता है तो धनायन और ऋणायन देता है। जो लवण होते हैं वो जब जलीय विलयन में जाते हैं तो क्या बनाते हैं, धनायन और ऋणायन। एक और इससे परिभाषा होगी कि लवण वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जाने पर धनायन बनाते हैं और ऋणायन। लेकिन धनायन जैसे हाइड्रोजन आयन और ऋणायन हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर, ध्यान देना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन धनायन होता है और हाइड्रोक्सिल आयन ऋणायन होता है, तो धनायन वह बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन से भिन्न हो
और ऋणायन वे देते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन से भिन्न। जैसे NaCl, अगर NaCl को पानी में घोले एक्वस तो ये क्या देगा, Na प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ। जैसे बच्चों KCl है, KCl तो KCl क्या करेगा, जलीय माध्यम में K प्लस देगा AQ प्लस Cl माइनस देगा AQ। जैसे बच्चों अमोनियम क्लोराइड है तो ये क्या देगा, जलीय विलयन में NH4 प्लस और Cl माइनस देगा AQ। अब यहाँ पर जो धनायन है बनते हैं वो H प्लस से भिन्न है, यानी H प्लस नहीं है, और जो ऋणायन होते हैं वो OH माइनस से भिन्न होते हैं, यानी OH माइनस नहीं होते। जैसे बच्चों ये है कैल्शियम सल्फेट, अगर इसे हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं तो क्या देगा, Ca प्लस 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 सल्फेट आयन SO4AQ। तो अब एक तरह से और परिभाषा बन गई कि लवण जब जलीय विलयन में जाएगा तो क्या देगा, एक धनायन देता है और ऋणायन देता है। तो धनायन हाइड्रोजन आयन से भिन्न होता है और जो ऋणायन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयनों से भिन्न होते हैं। तो लवण की परिभाषा इसको भी हम लोग दे सकते हैं कि लवण वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जाने पर धनायन देते हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन से भिन्न, और ऋणायन देते हैं हाइड्रोक्सिल आयनों से भिन्न। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आज आप लोगों ने पढ़ा कि लवण क्या है, लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण से। जो धन भाग होता है वो कहाँ से आता है, क्षार से। ऋण भाग जो होता है वो कहाँ से आता है, अम्ल से। लवण के उदाहरण हमने दिया, लवण के परिवार के बारे में बताया और लवण के पीएच के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।